रामगढ़ के इलाके में आप अगर घूमेंगे इस समय एक ही चर्चा है, क्या मदमस्त हाथी जगदा बाबू के विरासत को कुचल देगा। जो बनाए हैं विरासत जगदा बाबू ने, उनके बेटे सुधाकर सिंह ने, क्या हाथी उसको कुचलने वाला है इस बार के बाय इलेक्शन में। और तरारी में क्या आगड़ा बनाम पिछड़ा हो चुका है। ये लड़ाई जो तरारी में शुरू हुई थी और माले वर्सेस एंटी माले, क्या वो अब अगड़ा बनाम पिछड़ा होता जा रहा है। तो आज अंदर की बात में इन्हीं दोनों सीटों का विश्लेषण हम लोग करेंगे कि जगदा बाबू कैसे लगे हुए हैं अपनी विरासत को बचाने में, और क्या तरारी में जो सीन बदला है वो कहीं माले के पक्ष में तो नहीं जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले रामगढ़ से कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव ने रोड शो किया, अच्छा रहा, बड़ा शानदार रोड शो रहा। और यहीं पर दिक्कत हो जा रही है। जैसे ही रोड शो में लोग आए, तेजस्वी यादव ने अपनी बात कही, यादवों में फिर एक कन्फ्यूजन हो गया। पहले क्या था रामगढ़ में, ज़्यादातर यादवों का झुकाव था बीएसपी के तरफ, यानी पिंटू यादव की तरफ। लेकिन पहुँचे वहाँ पर तेजस्वी यादव, माहौल बदल के रख दिया। यादवों में अब एक कन्फ्यूजन है कि किधर चले जाएं। तो फ़ायदा किसको मिल रहा है? फ़ायदा मिल रहा है कमल छाप अशोक कुमार सिंह को, क्योंकि जितना डिवीज़न होगा उतना ही फ़ायदा कमल को मिलना है वहाँ पर। देखिए, एक चर्चा और है, बताते हैं कि रामगढ़ में चुनाव टाइट होता है, आंकड़े भी यही बताते हैं। 2020 में 189 वोटों से जीत हार का अंतर हुआ। और जो लोग डिवीज़न वाले थ्योरी पर बात कर रहे हैं, उनको ये समझाया जा रहा है कि डिवीज़न तो पहले भी था। अंबिका यादव पिछला बार चुनाव लड़े, अशोक सिंह भी थे, सुधाकर सिंह भी थे, तो उस समय भी यादवों का डिवीज़न हुआ, उस समय भी राजपूतों का डिवीज़न हुआ। तो इसमें नई बात क्या हो रही है? 24 के उपचुनाव में डिवीज़न हो रहा है तो हो रहा है। उसमें भी तो सुधाकर सिंह जीत के चले आए थे लालटेन छाप से, दिक्कत कहाँ थी वहाँ पर? तो होने दीजिए डिवीज़न। लेकिन एक अंतर है अंदर की बात में, हम आपको यही समझाने की कोशिश करेंगे, बतलाने की कोशिश करेंगे। डिवीज़न सही है कि डिवीज़न 20 में भी हुआ, अंबिका यादव थे बीएसपी से, कमल छाप से अशोक जी थे, और इधर से सुधाकर भाई थे। 189 वोटों से जीत हार हो गई, वहाँ पर जीत गए वहाँ पर सुधाकर भाई। लेकिन इस बार क्या है, अजीत सिंह के पास जगदा बाबू और सुधाकर की विरासत के अलावा कुछ नहीं है। सुधाकर जी ने जो अपनी वहाँ छवि बनाई, उसका फ़ायदा उनको मिला था। जगदा बाबू की तो विरासत है ही वहाँ पर, हर जात में, हर समाज में उनका वोट है, ब्राह्मणों में भी वोट है, राजपूत बिरादरी से तो वो आते ही आते हैं। तो वोटों का डिवीज़न इस तरह से रामगढ़ के इलाके में है, इसीलिए टाइट होता है वहाँ पर। और इस बार क्या हो रहा है वो हम आपको बताएं साफ साफ शब्दों में। डिवीज़न इस बार भी होगा। तेजस्वी यादव के आने के बाद डिवीज़न और तेज हुआ है यादव वोटों में। पहले जो लड़ाई 1, 2, 3 की थी, पहले बसपा आगे चल रही थी वहाँ पर, दूसरे नंबर पर बीजेपी के लोग थे, तीसरे नंबर पर सुधाकर भाई के भाई अजीत बाबू थे। लेकिन तेजस्वी ने जाके थोड़ा सा वहाँ पर जो स्थिति को बदला, यादव वोटों में डिवीज़न शुरू हुआ। यादवों का भी अब ज़्यादातर वोट इधर खिसकता हुआ आज के तारीख में दिख रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं। तो जैसे ही यादवों का जो रुझाव थोड़ा बहुत इधर आया लालटेन की तरफ, मायावती का हाथी थोड़ा सुस्त पड़ने लगा। जो कुचल रहा था बेरहमी से जगदा बाबू के विरासत को हाथी, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन ये कब तक रहेगी कहना मुश्किल है। तो फैसला कौन करेगा रामगढ़ के हार और जीत का? तो वो फैसला करेगा वहाँ का कुशवाहा वोटर, वहाँ का बैस वोटर, वहाँ का पासवान वोटर। ये 3 ऐसे वोटर हैं जो तय कर देंगे कि जीत हार का अंतर कितना होगा और जीतेगा कौन। क्योंकि डिवीज़न तो है ही, राजपूतों में भी डिवीज़न है, यादवों में भी डिवीज़न है। तो जो बचा हुआ जो ये मामला, जिस 3 जातियों की हम बात कर रहे हैं, पासवान की बात कर रहे हैं, वैश्यों की बात कर रहे हैं और कुशवाहा की बात कर रहे हैं,
15,000 से कम हैं ये लोग, 15,000 से कम ही वोट है लगभग। लोग बताते हैं कोई 12,000, कोई 13,000, तो इस हिसाब से सब तीनों अपनी अपनी बिरादरी है। तो इसमें नज़र पड़ी है लोगों की कि इसको अपने कब्जे में किया जाए, ये जो वोट फ्लोटिंग वोट है इसको अपने पाले में किया जाए, क्योंकि जो बेस वोट है वो तो तय है कैसे कैसे क्या होगा, उसमें उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो सकता है, हो भी रहा है। 189, 190 का अंतर था, हो सकता है 200, 250 का अंतर हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों लोग, तीनों बिरादरी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, पासवान है, बैस है, कुशवाहा है, इसको अगर एक मुश्त अपने कब्जे में लेंगे तो जीत का अंतर बढ़ जाएगा, जीत की गारंटी भी होगी। इसीलिए सब पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को छोड़ रखा है। जगदा बाबू ने तमाम बैस नेताओं को छोड़ा है, रितु जायसवाल घूम रही है, गोपाल गुप्ता घूम रहे हैं, तमाम बैस नेताओं को मैसेज है कि आप कैंपेन को जोर लगाइए। कुशवाहा वोटरों के लिए अभय कुशवाहा लगे हुए हैं और तमाम कुशवाहा नेता लगे हुए हैं। पासवान वोटरों को लेकर भी गोलबंदी करने की कोशिश आरजेडी की तरफ से शुरू हुई है 1-2 दिन पहले से, लेकिन दूसरी पार्टियां भी अलर्ट है, वो भी इस समीकरण को समझती है कि इन तीनों को क्या किया जाए। बीजेपी पूरा जोर लगा रही है, बीजेपी को फायदा मिल रहा है यादव वोटों में ज़्यादा डिवीजन का। लोग तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की यात्रा से बीजेपी को फायदा हुआ है, क्योंकि यादव अब हाथी से थोड़ा इधर शिफ्ट हो रहे हैं लालटेन की तरफ। तो बीजेपी के तरफ से भी इन वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश है। कुशवाहा वोटर के लिए तो कुशवाहा नेता बड़े बड़े लगे ही हुए हैं, चाहे वो सम्राट भाई हों, उपेंद्र कुशवाहा हो और दूसरे लोग हों। पासवान वोटरों में डिवीज़न नहीं हो, पूरा का पूरा मिले। हालांकि कुछ पासवान वोटरों की डिवीज़न की बात रामगढ़ के लोग कर रहे हैं। हमारे जो कैपिटल टीवी के तमाम संवाददाता रामगढ़ में घूम रहे हैं, उनका कहना है कि पासवान वोटरों में डिवीज़न है, जिसको गोलबंद करने की कोशिश है। ललन पासवान जैसे पासवान के बड़े नेता घूम रहे हैं, चिराग पासवान के पार्टी के लोग भी घूम रहे हैं। चिराग पासवान का कोई संदेशा भी वहाँ पहुँचने वाला है पासवान बिरादरी के बीच में। तो कोशिश हो रही है कि वो बीजेपी के फोल्ड में ही वो सारा वोट हो जाए। प्रशांत किशोर ने कुशवाहा उम्मीदवार उतारा है, लेकिन लगता नहीं कि कहीं ज़मीन पर वो कैंडिडेट भी कहीं लड़ाई में है। जैसे तैसे अपना चल रहा है प्रशांत किशोर जी का काम, कहीं कहीं दौड़ में वो लोग दिखाई नहीं पड़ते। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट जो कुशवाहा वोटर है, जो संजीदा है, कुछ जात के नाम पर भलो मिल जाए उनको, लेकिन ज़्यादातर कुशवाहा वोटरों का रुझान आज के तारीख में एनडीए की तरफ दिखता है, बीजेपी की तरफ दिखता है। तो चुनौती असली जगदा बाबू की विरासत को बचाने की है। भाजपा अलग अलग एंगल से अपने आप को मजबूत कर रही है। अशोक सिंह लड़ाके हैं, लड़ना जानते हैं, इस बार भी मजबूती से लड़ रहे हैं, कमल खिलाने की तैयारी है। तो जैसे जैसे हाथी कमज़ोर होगा, लालटेन की तरफ चीज़ें जाएगी, कमल छाप को मजबूती मिलेगी। लेकिन एक चर्चा और सुनना देते हैं आपको। चर्चा क्या है? जैसे ही लगेगा यादवों को कि ये वोट जो हम दे रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं होगा, बीजेपी निकल सकती है, तो वो वोट बीएसपी की तरफ जा सकती है, क्योंकि एक बेस वोट ऑलरेडी उसके साथ है। 30 से 35 हज़ार जो वोट है रविदास का, उसमें कोई डिवीज़न नहीं है, उसको मिलना ही मिलना है। पिंटू यादव को वो मिलेगा ही मिलेगा, उनको एडिशनल 15,000 वोट चाहिए। यादवों की सेंधमारी अगर हो गई उस लेवल पर, तब तो उनको जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता है। जो हमने शुरुआत में कही कि तेजस्वी यादव के आने के बाद हाथी की चाल कुछ धीमी पड़ी, इसका यही तर्क है कि अगर यादव वोट जो ज़्यादातर उधर जा रहे थे, अगर वो कट के इधर आते हैं लालटेन की तरफ, तो फिर बीजेपी को ही फ़ायदा ज़्यादा मिलने लगे। तो ये कोशिश हो रही है, देखिए क्या होता है। लेकिन जो ये तीन बिरादरी है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, कुशवाहा, बैस और पासवान, इस पर सब लोगों की नज़र है कि इसमें कोई डिवीज़न ना हो। पूरा का पूरा जो है ये खाना जो है खा ले हम, चाहे वो आरजेडी को मिले, बीजेपी को मिले या फिर बसपा को मिले, लेकिन लड़ाई इसमें आरजेडी और बीजेपी के बीच ही ज़्यादा है।
राजपूतों में डिवीज़न है, जगदा बाबू का अपना प्रभाव है, राजपूत उनके तरफ भी हैं, बीजेपी की तरफ भी हैं, दोनों तरफ है। अब जब जगदा बाबू की बात आती है तो उसमें जात का बंधन भी टूटता है, ब्राह्मण लोग भी उनके साथ हैं। लेकिन हाथी ने इतनी मजबूत चुनौती दे दी है कि उनकी विरासत को बचाने के लिए जगदा बाबू और सुधाकर भाई को बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है, ज़मीन से, जो अभी आज के तारीख में फीडबैक है। आइए चलते हैं तरारी, जहां पर लड़ाई अब अगड़े और पिछड़ों की होने लगी है। कह रहे हैं कि अपर कास्ट वोटर एकजुट हो रहे हैं, तो उसका रिएक्शन क्या है? उसका रिएक्शन यही है कि जो पिछड़े, अति पिछड़े, छोटी जातियां हैं, वो भी गोलबंद हो रही है माले के पक्ष में। कहा जा रहा था कि वैश्यों का जो वोट चला गया था सुदामा प्रसाद के कारण, वो वोट बीजेपी की तरफ आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कुछ वैश्यों नेताओं से भी बात हुई है। वैश्य लोग क्या कर रहे हैं कि नहीं, माले ही ठीक रहेगा। क्यों भाई, क्यों माले ही ठीक रहेगा? अगड़ी जातियों पर मन नहीं बैठता है, अब माले से बहुत हम लोग को परेशानी भी नहीं है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब अगड़ी जातियां से थोड़ा सा भय खा रहे हैं वैश्य वोटर, ये वहाँ का फीडबैक है। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे बीजेपी के लोग, ये तो बीजेपी वाले जाने। लेकिन वैश्यों का जो गारंटेड वोट वो मान रहे थे कि वो भाजपा के नाम पर मिल जाएगा बीजेपी को, उसमें सेंधमारी की स्थिति अभी है, उसमें बिखराव की स्थिति है, और माले को इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जो राजू यादव है, बाकी वोट तो उनका है ही, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। लेकिन जो एनडीए के वोट में सेंधमारी शुरू हुई है और जो अगड़ा पिछड़ा वाली जो लड़ाई शुरू हो गई है, वो राजू यादव को फ़ायदा पहुंचाने लगा है वहाँ पर। तो बहुत ही टाइट मुकाबला समझिए तरारी का, एकदम कांटे का मुकाबला। जिस तरह से रामगढ़ में होता है 189 वोट, 200 वोट, उस तरह का एक फाइट तरारी में बनता हुआ दिख रहा है। वो लड़ाई वहाँ बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। ब्रह्मेश्वर मुखिया वाला प्रकरण भी कभी कभी जिंदा हो जाता है कि मुखिया जी की कहानी को भी याद किया जाए। भूमियार समाज में इसकी बड़ी चर्चा है। तो अभी वक्त है, अभी एक आध हफ्ते का समय है। वोटिंग में तो अभी लेट है, छठ का महापर्व शुरू हो चुका है। बहुत लोग छठ के मूड में हैं, राजनीतिक मूड में नहीं हैं। लेकिन जो चीज़ें छन छन के तरारी से आ रही है, वो यही बतला रही है कि अब मामला अगला और पिछड़े का होता जा रहा है तरारी। अंदर की बात में आज हमने आपको यही बताने की कोशिश की कि जो जगदा बाबू की विरासत है वो बचेगी कैसे। हाथी कुचलने पर आमदा है, और राष्ट्रीय जनता दल चाहता है कि वो विरासत हम बचा के रखें, और इस दो की लड़ाई में बीजेपी को फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। और तरारी में लड़ाई अब अगड़ा बनाम पिछड़ा होता जा रहा है। इसको रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर वहाँ पर कमल खिलने में दिक्कत होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।